मैं इस बार आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैंपल पेपर, टर्म 2 के लिए मस्ट डू में जो दिया गया है इसका पैटर्न, क्योंकि मैथ में होता क्या है कि पैटर्न और कंसेप्ट और फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने यदि ये फॉर्मूला, इसके पैटर्न, इसके कैलकुलेशन समझ के गए तो मेरी इस बात की गारंटी है कि इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पैटर्न या इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेम, केवल नंबर डाटा बदले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा परिवर्तन। ठीक है, तो आप बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, सबके लिए एग्जाम के नेचर को, एग्जाम के डिमांड को, एग्जाम के मूड को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वैसे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन लास्ट बाइट के रूप में आप इसे लो, कुछ मीठा हो जाए टाइप से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में ये जरूर मीठा होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा यदि आपने ये सैंपल पेपर को बना के गया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए वो सारे पैटर्न, सारी चीजों को क्लियर करूं जिससे आपको कुछ भी नया एग्जाम में देखने को ना मिले। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। आइए हम शुरू करते हैं इस बात को अपने इस सैंपल पेपर से। पहला क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में दिया गया है हम इत्मीनान से बनाएंगे, टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन यही टाइम, यही थोड़ा सा आपका पैसेंस जो आपके एग्जाम में मार्क्स को, परसेंटेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो किसी हालत में आप वीडियो को स्किप करके नहीं जाइए, आपको पूरा देखने हैं, इत्मीनान से देखने। एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में देखने, 3 बार में देखने। आप कोशिश करो कि आप इसे पूरे अच्छे से समझो, कॉपी पे लिखो, क्वेश्चंस को खुद से भी बनाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। मतलब इसके अंदर जो माध्य है वो दे दिया गया, मीन दे दिया गया है हमारा कितना, 25, और इसमें पी की वैल्यू। देखो इस कंसेप्ट पे जरूर सवाल आएगा, नहीं आने की कोई बातचीत नहीं है। आओ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक था क्लास इंटरवल, ठीक है, दूसरा बना हुआ था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा क्या बना हुआ था, फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। हमें बनाना होगा क्लास मार्क, ठीक है, जिसे हम एक्स बोलते हैं, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा घर ले लिया और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको मीन निकालने के लिए बोला जाता है, मीन अर्थात माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। सबको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी मालूम है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको जो क्लास इंटरवल दिया गया है, इसमें क्लास इंटरवल दिया गया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50। ओके, फ्रीक्वेंसी जो दिया गया था 5, 18, 15, फिर P और फिर 6। देखो ऐसे सवाल जो P है, X है, ये जरूर आता है, जरूर आता है, नहीं आने की कोई बात नहीं है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है आएगा। ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीन निकालो, मीन निकालो, आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब P वाले, X वाले, Y वाले, XY निकालने का ऐसे कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। ओके, ये दिया गया था, आपको मीन दे दिया है 25। तो आपसे क्या बोला कि P का मान बताइए, किसका मान बताइए, P का। ओके, तो हमें पता है माध्य में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और बटे समेशन ऑफ एफ आई की जरूरत पड़ती है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को जब हम दोनों को जोड़ के, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्लास ये क्लास मीन, ये क्लास इंटरवल से हमारा क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क्स, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अर्थात 10 को 0 से जोड़ेंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5। ठीक है, हम करते क्या है कि इसके बीच का अंतराल देख लेते हैं, कितने का है, 10 का, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया, 5। इस 5 को पहले वाले टर्म में जोड़ते जाते हैं। 10 में 5 जोड़ देंगे 15, 20 में 5 जोड़ देंगे 25, 30 में 5 जोड़ देंगे 35, 40 में 5 जोड़ देंगे 45, ऐसे। ठीक है,
अगला जो हमें बनाना होगा, ये xi है, ये fi है, ये बनाना होगा fi xi। क्या बनाना होगा? fi xi, क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए क्या? fi xi। 5 को 5 से 25 और 18 को फिर 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 15 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 8 पंचे 40 और 5 4 9 और फिर 8 0 9 17 270। क्या रहा है? 270। और फिर 15 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? 25 25 125 और फिर 25 5 2 7 3 375 375। और इस 35 को कीजिए 35 पी, 45 को कीजिए 45 दूना 90 9 के 27 270। ठीक है, आप इसे इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए। अब हमें निकालना क्या है? समेशन ऑफ fi xi। तो समेशन ऑफ fi xi को जोड़ देंगे और फिर निकालना था समेशन ऑफ fi, तो समेशन ऑफ fi को जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 15 5 20 20 और 10 30 8 38 38 2 40 4 44। ठीक है, और प्लस p। ओके, ये हो गया 44 प्लस p। समेशन ऑफ fi क्या आ गया? 44 प्लस, और fi xi क्या आ गया? पहले हम सारे नंबर को जोड़ देंगे, केवल p वाले को अलग से जोड़ेंगे। 5 5 10 0। ठीक है, 5 5 10 0 हासिल 2 1 3 7 3 10 10 7 17 17 और 7 17 और 3 20 20 4 24 हासिल 2 और 2 3 2 5 5 2 7 2 9। ठीक है, 940 और ये 35 बचा हुआ था तो 35 p। ओके, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को, मीन जो हमें दिया है 25, हमने समेशन ऑफ fi xi निकाल लिया। मीन हमें 25 दिया था, fi xi हमारा 940 प्लस 35 p बट्टे 44 प्लस p, 44 प्लस p। ठीक है, जो था हमने रख दिया, निकाल दिया। इसके डिनोमिनेटर में हम 1 डाल देंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं? इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 940 प्लस 35p बराबर, जब हम 44 को इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 25 और फिर 44 को p से 25 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25p। ठीक है, 44 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? आप भी करके देखो, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। ओके, देखना कुछ मिस्टेक्स ना हो। 5 20 5 20 तो 22 और 44 गुना 88 0 8 2 10 8 2 10 11। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? p वाले को इस तरफ रखते हैं, 35p माइनस 25p, और ये आ गया हमारा 1100 माइनस, इधर से उधर ले जाएंगे तो 940 घट जाएगा। ओके, ये आ गया हमारा 10p बराबर, ये कितना आ गया? ये हमारे आ गए 100। ठीक है, 160 कट के क्या आ गया? 16। p का वैल्यू क्या आ गया? 16। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर्स क्या दिए हैं। इसमें भी p का वैल्यू 16 दिया गया है। ठीक है, क्या करना है? p दिया है तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। p निकालना था, मैंने पहले क्लास मार्क निकाल लिया। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकाल लिया, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए, या आप क्या करें, अंतर देख लें कितने का अंतर है, 2 से डिवाइड कर दें, 5 आया, और पहले टर्म में जोड़ते जाइए 5 5, मल्टीप्लाई करके fi xi निकल जाएगा। ठीक है, fi xi का वैल्यू ऊपर, fi का नीचे, मीन जो दिया था यहाँ रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, p वाले को p के तरफ, नंबर को नंबर के तरफ, कट गया और p का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसे लिखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस आने वाला है, तो आप इसे जरूर बनाओ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप लोग साथ में वीडियो पॉज करके भी इसे लिखने वाले लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। ठीक है, एक वेसल्स है जो कि होलो सिलेंडर के ऊपर, अ वेसल्स फ्रॉम द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑफ द
hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 and the total length of vessels is 13. Find the inner surface area of vessel. बड़ा आसान सवाल दिया, बोला एक होलो मतलब खोखला, बेलनाकार, खोखला, अर्धगोलाकार एक संरचना की बर्तन थी, ऐसे वाला, ठीक है। ओके, इसके ऊपर एक बेलनाकार संरचना भी लगा दिया, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके इनर सरफेस एरिया बताइए, ये वाला जो इनर सरफेस एरिया है ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया था। इसमें आपको कुछ चीजें दिया है कि हेमिस्फेयर जो है इसका डायमीटर जो है 14 है। हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ओके, हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर। बोला है टोटल ऊंचाई 13 है, यहां से लेकर यहां तक टोटल ऊंचाई 13 है। मुझे बताओ, यदि रेडियस ये हिस्सा 7 सेंटीमीटर हुआ तो मेरे भाई ये भी हिस्सा तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब इतना हिस्सा 7 सेंटीमीटर है तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि इस बर्तन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो दो कर्व सरफेस एरिया, एक तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया अंदर का और एक ये अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया अंदर का, दोनों को जोड़ देंगे तो इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यदि हम इसकी बात करें, नीचे वाला क्या था? ये हमारा क्या है? एक हेमिस्फेयर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इसमें जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का हेमिस्फेयर को हम जोड़ देंगे। टीएसए इसका क्या होता है? हेमिस्फेयर का यदि हम इसे देखें तो टीएसए होता क्या है? हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर पूरे गोले का, आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यदि हम बात करें ऊपर वाले का, सिलेंडर का क्या होता है? तो 2 पाई आर एच, ये होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कॉमन ले लो, दोनों जगह से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। आर दोनों में, नीचे वाले ऊपर वाले में, दोनों में सेम है। 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एच। वैल्यू पुट कीजिए। एच यहाँ पे 6 है, किसका? बेलन का। 2 इंटू पाई का मान 22/7 लो, इसने कुछ भी नहीं कहा। 22/7। आर का वैल्यू ऑलरेडी 7 है, 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, ये 44 हो गया और ये 13 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 44 और 13 को। 44 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, 132, 4 4 2 4 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या निकल के आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे का भी आंसर सही है। हमने क्या किया? इस आधे हेमिस्फेयर वाले, आधे जो कटोराकार जैसी आकृति थी, इसकी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में बेलन का ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, फाइनली ये निकल के आ गया। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था, देखो इससे ना या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या तो k का वैल्यू निकालने आएगा या नहीं तो उसका क्या बोलेगा? रूट निकालो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिए ना आप लोग, है ना? आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो सवाल आते हैं उसमें उसका मूल निकालने के लिए बोला जाता है, उसका हल निकालने के लिए कहा जाता है, या नहीं तो उसमें k का वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चंस आते हैं, या नहीं तो उसमें किसका वैल्यू फाइंड करने वाले आते हैं? k का वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम बात कर लें कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्वेश्चन नंबर 3 में,
6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। जिसको नहीं आता है निकालना वो ठीक से समझ ले। पहला काम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने से पहले जो विविक्तर मेथड है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर मेथड के जरिए हम पहले d निकाल लेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। d का वैल्यू निकाल लेते हैं। b की जगह पे -1 रखेंगे क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 4 गुने a की जगह पे 6 और c की जगह पे -2। ठीक है, d क्या निकला 1 और 6 चौको 24, 24 दूना माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। 6 चौके 24, 24 और 2 6 चौक 24, 24 2 48। ठीक है, d का वैल्यू क्या निकल गया 49। d का वैल्यू क्या निकल गया 49, मतलब पॉजिटिव है तो इसके दो हल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। इसलिए x बराबर होता था प्लस माइनस ये b², ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d²। d ही होता है b² माइनस 4ac। d को ही क्या बोलते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, b² प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac प्लस बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये मूल निकालने का, x के वैल्यू निकालने का तरीका था। x बराबर b की जगह पे हम क्या रख देंगे, कुछ नहीं है तो फॉर्मूले का -1 और एक अलग से -1 क्योंकि ये वैल्यू का -1 है। ठीक है, b की जगह पे हम क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। आप ना यहाँ पे तो हमने b² माइनस 4ac तो निकाल ही लिया, कितना 49। ओके, सीधा रख लो। यदि आप ये नहीं निकालोगे तब आप रखना 2a का मान 2, a का मान 6 है, x की वैल्यू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 49 से क्या निकलता है, रूट अंडर 49 से 7 निकलेगा, 7 7 49, नीचे में 12। अब इस x के दो वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, इस x के कितने दो वैल्यू निकलेंगे। एक बार x बराबर 1 प्लस 7 बाई 12, ठीक है, और ये कट के आ जाएंगे 8/12, 8 बाई 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3। एक बार क्या आ रहा है 2/3। एक बार x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा हमारा 1 माइनस 7 बाई 12, ये आ गया 6 बाई 12, कट के आएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, 1/2। तो एक हल 2/3 निकलेगा, एक हल 1/2 निकलेगा। ठीक है, तो एक हल 2/3 और एक हल 1/2 निकलेगा। ठीक, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो फॉर्मूला आते हैं 4 लेसन से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर k का मान निकालने वाला होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका अथवा वाले में था, तीसरे का ही। इसमें बोला गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल रूट है, मतलब इसका जो हल निकलेगा दोनों के दोनों वो बराबर निकलेगा। तो जब ऐसा कहा जाए कि रूट इक्वल रूट होंगे तो d बराबर 0 होता है। d का मान किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। यदि बोला जाए नहीं, इसका हल जो है ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन लेंगे। तो अभी मान के चलते हैं कि ये 0 के बराबर है क्योंकि इक्वल रूट बोला है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, बस समझ में आया। b के जगह पे k² माइनस 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो गया k² 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 24। ठीक है, 8 24 बराबर 0, उधर भेज दो। k² बराबर प्लस का 24, उधर भेज दो। रूट के अंदर में 24 आ गया। 24 का फैक्टर करो, 2 से तो 12, 2 से तो 6, 2 से तो 3, या नहीं तो 2 बाहर निकलेगा और एक रूट अंदर रहेगा।
k का वैल्यू होगा 2√6। k का वैल्यू क्या निकलेगा? 2√6 इसका वैल्यू निकलने वाला है। तो जब भी हम बात करते हैं ना, रूट से जब वैल्यू निकलते हैं तो या तो प्लस में या माइनस, दोनों में से किसी में भी निकल सकते हैं। तो ये या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, प्लस √2√6 या माइनस 2√6। ठीक है, तो के निकालने वाला हो या ये वाला हो, 4 लेसन से यही क्वेश्चन आएगा। आप देखना, इसके सिवा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी दिया है, एपी है -5 -8 -11 ... -230। फाइंड द सम ऑफ एपी। सम बोला है निकालने। ठीक है, तो अर्थात सम निकालते समय हम ऐसे पहले सम ऑफ एपी, पहले तो एपी दे दिया गया है, एपी दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ एपी बोला, और एपी हमें दिया है -5 -8 -11 ... -230। सम ऑफ एपी एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या था? एसएन बराबर n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला था, एक था Sn बराबर n/2 a प्लस l, या इसी को an बोलते हैं। जब लास्ट टर्म दिया गया है तो हम ये वाला लगा लेते हैं। आप पढ़े होंगे इसको पहले। n की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें n की वैल्यू कितना है, उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं कि इस AP के अंदर A हमें दिया गया है -5, D हमें दिया गया है -8 में से -5 को माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा? -8 माइनस प्लस, तो ये आ रहा है -3। D का वैल्यू -3 है। अंतिम पद जो कि 230 है, -230, n निकालना है। n क्या होगा? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू दिया है -230, a का वैल्यू -5 प्लस n-1, b का वैल्यू हमारा -3। सबसे पहले 5 को इधर कर लीजिए, क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 230 प्लस 5 बराबर n-1 इंटू -3, घट के क्या आ जाएगा? 225 बाई में -3 n-1, माइनस से माइनस कैंसर, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 3 बचे 15, n-1 बराबर 75। एक को उधर भेज लीजिए तो 76। n की वैल्यू टोटल क्या आ गया? 76 आ गया। जब n की वैल्यू आ गया तो ऐसे हम लगा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में विदाउट n के आप काम नहीं कर पाएंगे। तो an के फॉर्मूला से पहला काम होगा, जब आप n का मान निकालेंगे फिर पुट करेंगे। Sn निकालना था, सम ऑफ AP निकालने थे। n का वैल्यू 76 है, a का वैल्यू हमारा -5 है, और l जो कि अंतिम पद है -230 है। ठीक है, यदि हम 76 को काटे तो 35 3 38, और ये 235 -235। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर कितने आएंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें आएगा -8930। ठीक है, आपको यही फाइंड करने थे कि आप क्या करो, इसका सम फाइंड करो, Sn का वैल्यू। ओके, देख लो। ठीक है, समझ में आ गया? AP से डिफरेंट तरीके के और भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एक बार और समझा लें। करना क्या था? AP दिया गया था, सम निकालना था, n नहीं मालूम था। n निकालने का जो हमारे पास तरीका है, ये En वाले फॉर्मूले से है ना, अंतिम पद वाले से। an बराबर a प्लस n-d। एक an का वैल्यू जो अंतिम पद है ये इतना है, a का वैल्यू -5, d का वैल्यू -3 था। मैंने पहले इसे इधर भेजा, माइनस है तो प्लस में 225, गुना में जो था भाग में भेज दिए।
काट लिए, 75 आ गया, ठीक है। तो एक को उधर भेज दिए, 76 हो गया, एन का वैल्यू यहाँ रख दिया इनके जगह पे, ए का वैल्यू ए के जगह पे, अंतिम पद जो था अंतिम पद के जगह पे मल्टीप्लाई किए, 8930 माइनस में आ गया। एपी से रिलेटेड एक और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोला है कि एपी का थर्ड टर्म A3 हमें दिया गया है 5, दूसरा हमें कहा गया है कि A7 एपी का 7वां पद जो कि हमें दिया गया है 9, ठीक है। तो एपी ज्ञात करना था, ओके, बड़ा आसान 0 ग्रेड सवाल। A3 मतलब A प्लस 2D बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर A7 मतलब A प्लस 6D बराबर 9, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का इक्वेशन बना लेंगे, फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इसमें से इसको घटाइए, A प्लस 6D बराबर 9 में से घटेगा A प्लस 2D बराबर 5, माइनस करना था, सबका चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ये कट गया, ये हो गया 4D और इधर निकल गया 4, 4 से 4 कटा, 1 आ गया, D का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। D का वैल्यू 1 है तो AP क्या होगा, AP होता है A प्लस D A प्लस 2D, ठीक है। D निकला है तो A भी निकालना पड़ेगा, A प्लस 2D, D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक समीकरण क्या था, A प्लस 2D बराबर 5, A का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 1 बराबर 5, 2 को उधर भेज देते हैं, 5 माइनस 2 ये घट के आ गया 3, क्या आ गया घट के 3, A का वैल्यू क्या आ गया 3, A 3 है, A प्लस D, D के जगह पे 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4, 2D 5, ऐसे करके AP बन जाएगा, ये हमारा तैयार है AP, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये AP वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें बोला गया था प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल लेंथ। ये पर में मैंने करवाया भी है कि यदि एक बाह्य बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बाह्य बिंदु से एक सर्कल के ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफ में आपको यही देने वाला है, ठीक है, यही देने वाला है प्रूफ में। कैसे करेंगे फाइंड आउट, आप लिख लेंगे, दिया हुआ क्या है कि एक बाह्य बिंदु P है जहां से AP और BP 2 स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर खींचा गया है, ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त पर खींचा गया है। तो रचना में आप क्या करेंगे, OP को मिला देंगे, ठीक है, OP को मिला देंगे, AO को मिला देंगे और OB को मिला देंगे, रचना हो गया। आप ये खुद करेंगे, मैं ये रचना नहीं लिखा रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। रचना में क्या होगा, AO और OB तथा OP को मिलाया, मिलाने वाला काम कर लिए। अब परिमाण क्या देना होगा, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट PA बराबर होगा PB के। हम सीधा प्रूफ से बात कर रहे हैं, बाकी चीजें मैंने आपको बता दिया। दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 टेंजेंट लाइन AP और PB खींची गई है, तो आप सिद्ध कीजिए कि AP, PA और PB बराबर होगा, ठीक है। हम इसमें 1 नंबर ये त्रिभुज, 2 नंबर ये त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में बातचीत करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल, हमारा उद्देश्य क्या है ये समझिए। हमारा उद्देश्य ये है कि ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल करना है। क्या करना है,
इस ट्रायंगल 1 नंबर वाले को 2 नंबर वाले के इक्वल करना है, कन्ग्रुएंट करना है। जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ऑलरेडी सीपीसीटी से ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ताकि ये इसके बराबर प्रूफ हो जाए। ओके जी, आइए बात करते हैं। ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी, इस दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं, इस दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है रेडियस है, ठीक है, ये जो हमारा है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये आर आर दोनों में बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट वृत्त पर लंब होता है, ठीक है, जो स्पर्श रेखा है वृत्त के त्रिज्या पर लंब होता है, इसलिए 90 होंगे। ये ओपी दोनों में है जो कि हाइपोटेनस का काम कर रहा है, संपूर्ण के सामने वाला कर्ण होता है, ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अगली बात हम कर रहे हैं ए ओ बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी जो कि वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज एओपी कन्ग्रुएंट होंगे त्रिभुज एओपी के बाय किस सर्वांग क्षमता से, बाय आर एच एस कन्ग्रुएंट से, कन्ग्रुएंट से, ठीक है, बाय आर एच एस कन्ग्रुएंट से। इसलिए हमारा AP बराबर होगा BP के बाय CP CT। सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे CP CT से क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो corresponding साइड्स हैं या corresponding एंगल्स हैं, सब चीज बराबर हो जाता है, इसलिए ये बराबर इसलिए हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, यही प्रूफ आने की संभावना है। ठीक है, अथवा में करके दे, जैसे भी दे, ये प्रूफ आप करके जाइए, प्रूफ का टेंशन खत्म। ठीक है, इसने बोला कि अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय 20 हाउसहोल्ड इन द लोकेलिटी बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इज रिजल्टेड इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज इन हाउसहोल्ड। मतलब 20 हाउसहोल्ड के अंदर कुछ विद्यार्थियों ने सर्वे किया कि परिवार में बच्चों की संख्या या सदस्यों की संख्या, परिवार में खास करके सदस्यों, बच्चों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, इस बात को फाइंड करना। ठीक है, आपको बोला है मोड निकालने की, बहुलक निकालने की, एक परिवार में मैक्सिमम कितने बच्चे हैं, है ना, औसतन आप बताइए कि मैक्सिमम कितने बच्चे एक परिवार में होते हैं। ठीक है, फाइंड द मोड। ओके, जो दिया गया है डाटा, फैमिली साइज, फैमिली साइज, दूसरा हमारा है नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज, ठीक है, 1 से 3 सदस्य वाले 7 परिवार हैं, 3 से 5 सदस्य वाले 8 परिवार हैं, 5 से 7 सदस्य वाले 2 परिवार हैं। आप फाइंड कर लो आप किस कैटेगरी में शामिल हो। 7 से 9 मेंबर वाले 2 फैमिलीज और 10 से 11 मेंबर वाले 1 फैमिली। 20 लोगों का सर्वे किया गया, ठीक है, विद्यार्थी के द्वारा। तो आपसे पूछ रहा है कि मॉड बताइए। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, यही था ना मॉड का फॉर्मूला, ठीक है, F1 माइनस F0। मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है, L1 यानी तो L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे ये जितना है इसका दोगुना 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया है। ओके,
एल की वैल्यू सबसे पहले तो मॉड क्लास निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मॉड क्लास निकालना। मॉड क्लास मतलब इसमें सबसे ज्यादा किस क्लास में आया है, इसमें आया, तो इसका लोअर लिमिट कहलाता है एल, एल बराबर 3। मॉड की जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाता है F1, F1 हमारा है 8। इससे पहले वाला कहलाता है F0, तो F0 हमारा है 7। इसके बाद वाला कहलाता है F2, तो ये F2 बराबर हो गया 2। वैल्यू दे दिया, मॉड निकालना है, L1 का वैल्यू 3 है, F1 माइनस F0, 8 माइनस 7, नीचे 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू एच, एच कितना है, एच देखो, एच इसके बीच की ऊंचाई कहलाता है 2, एच क्या कहलाता है, इसके बीच की ऊंचाई 2। 3 प्लस 1, 8 गुना 16, 16 में से 9 घट जाएगा, ठीक है, 16 माइनस 9 इंटू 2, ठीक है, 3 प्लस, अब ये घट के आ गया 7 इंटू 2 को जब ऊपर से गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले आपको आता होगा डिवाइड करना, ठीक है, पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0 आ जाएगा, 7 गुना 14, ठीक है, 7 गुना 14, या ऐसे ही फ्रैक्शन में निकाल देते हैं ना 1 डाल के, यह आ जाएगा 7, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से, ठीक है, 7 एकम 7, 7 के 21, और इधर से 2 एकम 2, क्या करते हैं, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, इसको इधर से और इसको इधर से, तो क्या आ गया 23/7, या इसको भाग के तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 23 को, ठीक है, 7 या 21, क्या आ गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही, ठीक है, 3/7, नहीं 7 सही, इसको पहले वाले को पहले कर लेंगे, 2/3, है ना, यही आंसर्स दिए होंगे। मैं चेक करता हूँ आंसर्स क्या है दिए हुए, कौन थे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट में वैल्यू दिया है, ठीक है, ये ऐसा 3 जो यहाँ वाला था उसको पहले लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, 7 को नीचे। आप इसको डिवाइड करना, पॉइंट में आएगा तो आप पॉइंट में कर लेना, इसको जैसे हम डिवाइड कर रहे थे ना अभी, तो ये हमें डिवाइड करके काम करना, ठीक है। आप 2 को 7 से डिवाइड कर लो, ओके, यहाँ पे फिर जोड़ देना क्योंकि पॉइंट में वैल्यू दिया है, इसको ना करके ये 2 को 7 से डिवाइड करना, ओके, डिवाइड करना, मैं कर ही देता हूँ। 2 को 7 से डिवाइड कैसे होगा, 7 से नहीं लगने वाला, पहले 0 पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, 7 दूना 14 आ गया, 6 पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, 7 7 8 56 आ गया 4, ठीक है, और फिर से 0 लगा दिए, 7 5 35, तो क्या आ गया 0.28, तो 3.285, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप 6 तक बना लिए आराम से। अब हम इससे आगे की बात कर सकते हैं। ये अब हमारा आएगा सेक्शन बी, ठीक है, हम सेक्शन बी पार्ट 1 कर लिए हैं, कुछ देर बाद हम सेक्शन बी कर देंगे, और हमने आपका केस स्टडी बना रखा है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सेक्शन बी या कुछ देर बाद सेक्शन बी करेंगे, ओके। अब देख लीजिए मॉड निकालने का ये फॉर्मूला था, ओके, बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं आपके लिए और सारे वीडियोज बना सकूँ।